दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। ये केमिस्ट्री का जो लेक्चर होने वाला है ये पूरा का पूरा इंग्लिश टेक्स्ट में होने वाला है। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने पूरा केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर, जितनी भी पूरा केमिस्ट्री का कोर्स है ल्यूसेंट का हिंदी मीडियम वालों के लिए, पूरा का पूरा अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही अपलोड हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है फिजिक्स के क्विज स्टार्ट चल रहे हैं। 11 क्विज अपलोड हो चुके हैं। उन क्विजों के अंदर हर क्विज के अंदर 15 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है, आप उन क्विज को लगातार देखते चले जाएं और शेयर करते चले जाएं वीडियो को। इसी तरह से केमिस्ट्री के भी क्विज चल रहे हैं और साथ में बायोलॉजी के नोट्स और क्विज दोनों स्टार्ट होने ही वाले हैं। आप चिंता न करें, आपकी पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, बस आप कंटिन्यू बनाए रखें। आपसे निवेदन है कि प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको मजा आए, समझने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड कहते किसको हैं। देखिए, एसिड का कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने ना अलग अलग तरीके से दिया। कुछ वैज्ञानिक थे जो फेमस हुए, जैसे कि लुईस थ्योरम थी, ये बहुत ज्यादा फेमस हुई। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। साथ में ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत ज्यादा फेमस हुए। तो हमें 3 कॉन्सेप्ट ही देखने हैं और कुछ बेसिक नॉलेज देखनी है कि एसिड कहते किसको है। देखिए, सबसे पहले अगर एसिड की बात की जाएगी तो एसिड वो होते हैं जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो हर किसी को बताई जाती है, वो ये है कि एसिड जो भी होते हैं वो होते हैं जो खट्टा होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, वो एसिड होते हैं। तो जो खट्टे हैं वो एसिड है, ऐसा हमको बताया गया था पहले। लेकिन अगर कुछ और डेफिनेशंस के हिसाब से देखा जाए, जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है, जो उसके अंदर हो रहा है केमिकली वो क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से जो है एसिड वो है जिनके अंदर H+ हो, जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर H+ दे दे, वो एसिड कहलाते हैं। देखिए, H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं, H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इस प्रोटॉन को यूज किया, प्रोटॉन कॉन्सेप्ट को यूज किया ब्रोंस्टेड और लोरी ने। ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड है, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड है। देखिए, जाहिर सी बात है, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर H+ दे देगा, हमें पता है ये प्रोटॉन है। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे एसिड हैं जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर H+ दे दें। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है ना कि बहुत सारे एसिड ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रोटॉन ना दे पाए लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। क्या वो एसिड नहीं होंगे? तो जवाब है वो भी एसिड होंगे। तो अलग अलग थ्योरीज के हिसाब से पता लगा कि एसिड कौन से हैं। अब वो भी तो एसिड होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन होती ही नहीं है। तो ऐसा अब जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होती है उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा? तो इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, प्रोटॉन वाले कॉन्सेप्ट को, ब्रोंस्टेड और लोरी ने। ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट उन लिक्विड्स के ऊपर भी लगता है या फिर उन एसिड्स के ऊपर भी लगता है जो लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर H+ देते हैं, और उन एसिड के ऊपर भी लगता है जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर H+ ना दें या फिर यूं कहें जिनके अंदर हाइड्रोजन ना हो। तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट एक 1 स्टेप आ गया था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन तक ही वैलिड है। जो पदार्थ या फिर जो सब्सटेंस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, एक बार और समझ लीजिए, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर H+ देते हैं वही क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ऐसा आर्हीनियस ने कहा था। लेकिन आर्हीनियस की थ्योरी सारे एसिड पर नहीं लग पाई, या फिर यूं कहें ये सारे पदार्थों को एसिड और बेस में डिवाइड नहीं कर पाई। ये कुछ ही सब्सटेंसेस को ये एसिड बेस में डिवाइड कर पाई। तो आर्हीनियस थ्योरी सिर्फ H+ देती है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, और कुछ नहीं है इस थ्योरी के अंदर। और ब्रोंस्टेड लोरी, देखिए H+ जो होता है प्रोटॉन होता है, तो ब्रोंस्टेड लोरी ने H+ ना कह करके प्रोटॉन शब्द यूज किया, और उन्होंने ये कहा कि जो पदार्थ या फिर जो सब्सटेंस H+ या फिर यूं कहे प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं वो सारे के सारे एसिड कहलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उन पर लग गया जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर H+ ना दे रहे थे, उन पर भी ये कॉन्सेप्ट लग गया एसिड को डिफाइन करने का। देखिए, अब कुछ और भी बच जाते हैं एसिड, कुछ और एसिड बच जाते हैं जिनको ब्रोंस्टेड लोरी भी नहीं डिफाइन कर पाए, तो उनको लुईस थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। तो लुईस थ्योरम के अकॉर्डिंग
जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करे, या फिर यूं कहें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला, क्या करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला कहलाएगा एसिड। और वहीं अगर लोन पेयर है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको डोनेट करने वाला कहलाएगा बेस। ये कहा गया ल्यूइस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ ल्यूइस थ्योरम में देखना है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, ब्रोंस्टेड लोरी में प्रोटॉन कॉन्सेप्ट है, जबकि आर्हेनियस थ्योरी में H+ या फिर H आयन का कॉन्सेप्ट है। तो ये तो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन थी एसिड और बेस को डिफाइन करने की। तो यहाँ सिर्फ एसिड को डिफाइन किया गया है क्योंकि हम पहले एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे और एसिड के यूसेस देखेंगे, कॉमन यूसेस। फिर एसिड की हम स्ट्रेंथ देखेंगे कि एसिड किस तरह से उनकी स्ट्रेंथ होती है, कौन से वीक एसिड होते हैं। फिर उसके बाद में बेसिसिटी देखेंगे और लास्ट में डिफरेंट एसिड के यूसेस देखेंगे। तो ये हमें एसिड के बारे में देखना है। एसिड की जो जनरल डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन तो यही है कि वो खट्टे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देते हैं। देखो ध्यान रखना है कि ब्लू से रेड कर रहे हैं, लिटमस पेपर को। वो कौन से हैं, वो है एसिड। और ये जो होती है इनके अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है। ये आपको अगर याद ना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी के अंदर H+ का जिक्र किया गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एसिड कहते किसको है। एसिड वो सभी होते हैं जिनके अंदर H+ हो, या फिर प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी हो। वो सारे के सारे एसिड होते हैं जो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड भी कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। तो इन लाइनों में, एक ही लाइन में पूरी की पूरी थ्योरी की डेफिनेशन हो गई है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कॉमन एसिड के यूज। तो एसिड्स के यूज जो कि फूड के रूप में किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट एसिड। मैं जिस पर स्टार बना दूं उसको आप रटना ही है, आपको समझना भी है और साथ में याद भी करना। देखिए जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, सिट्रस फूड वो होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, मौसम्बी हो गई, ऑरेंज हो गया, तो ये सारे के सारे सिट्रस फूड होते हैं। तो इन सभी के अंदर जो पाया जाता है वो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सिट्रस फ्रूट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है भाई, एसएससी ने तो पूछा ही पूछा है, साथ में यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो आप प्लीज इनको इग्नोर ना करें और हल्के में ना लें। सिट्रिक एसिड यूज होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है सिट्रस फूड के अंदर। और सिट्रस फूड कौन से होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, चकोतरा हो गया, या फिर यूं कहें मौसम्बी हो गई। तो ये सिट्रस फ्रूट है, इनके अंदर पाया जाता है सिट्रिक एसिड। वहीं अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क जो होता है, खट्टा मिल्क, उसके अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। इसको याद कैसे करें, आप सिट्रस फ्रूट को तो याद कर सकते हैं, सिट्रस फ्रूट के अंदर सिट्रस एसिड पाया जाता है, लेकिन मिल्क के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, इसको कैसे याद करें। तो इसकी ट्रिक ये है MLM। देखिए आपने एक पहले बाइक चलती थी MLM फ्रीडम, शायद इस तरह की आपको कोई बाइक का नाम याद हो तो वो शायद LML होती थी, LML फ्रीडम। तो LML फ्रीडम से मैंने कर दिया MLM। तो यहां से सिर्फ ML ले लीजिए, खत्म कीजिए ML। ML का मतलब क्या, मिल्क के अंदर जो पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मिल्क के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। LML का लास्ट का ML ले लीजिए, मतलब मिल्क के अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड। इससे याद हो जाएगा। देखिए ये ट्रिक इतनी खास तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं इससे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। मुझे खुद इतनी खास नहीं लगती ट्रिक, लेकिन मुझे अभी तक याद है इसका। जितने भी मिल्क के अंदर पाए जाते हैं, जो खट्टा मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और रेंचिड बटर के अंदर पाया जाता है ब्यूट्रिक एसिड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्यूट्रिक एसिड रेंचिड बटर के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टार्ट्रिक एसिड किसके अंदर पाया जाता है। देखिए टार्ट्रिक एसिड दो चीजों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, एक तो है ग्रेप्स और दूसरा है इमली। इमली को कैसे याद करें या फिर ग्रेप्स को कैसे याद करें। देखिए इमली को कैसे याद करेंगे, आपको याद रखना है ईंट, ई फॉर इमली, टी फॉर टार्ट्रिक। तो इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया था, ये टा बना हुआ ना, तो हिंदी वाला टा, तो टा फॉर टार्ट्रिक। तो इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है और टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स के अंदर भी पाया जाता है। एसिडिक एसिड की अगर बात की जाए तो एसिडिक एसिड जो विनेगर होता है, सिरका होता है, उसके अंदर एसिडिक एसिड ही होता है, या कभी कभी विनेगर को भी एसिडिक एसिड कह देते हैं। तो एसिडिक एसिड विनेगर के अंदर पाया जाता है, इसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। इसके बाद आता है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड जो पाया जाता है वो एप्पल्स के अंदर पाया जाता है।
तो आप इसे MA से याद रख सकते हैं कि MA मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल्स के अंदर, मैलिक एसिड एप्पल के अंदर पाया जाता है, तो MA से याद कर सकते हैं। और उसे ML से किसको याद कर सकते हैं कि मिल्क के अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड, और ऐसे ही यहाँ से एप्पल के अंदर पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक है, ये आपको जिसमें मैं डबल स्टार या ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन पर फोकस करना है ज़्यादा। अब यही बात आती है कार्बोनिक एसिड की, इस पर मैंने डबल स्टार लगाया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनिक एसिड, इसको हम सोडा वाटर भी बोलते हैं या फिर एरेटेड ड्रिंक्स भी। तो एरेटेड ड्रिंक मतलब क्या होता है, बात क्या है यहाँ पर, बात समझ लेते हैं। जब आप वाटर को हवा में रख देते हैं खुला हुआ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और बना लेता है H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2CO3। कब बनती है, जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता, तो इसको हम सोडा वाटर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है स्टेरिक एसिड, ये फैट के अंदर पाया जाता, ट्राई स्टेरेट पाए जाते हैं फैट के अंदर, फैटी एसिड के अंदर ये पाया जाता है स्टेरिक एसिड। इसके बाद आता है ऑक्सैलिक एसिड। देखिए ऑक्सैलिक एसिड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला COOH का होल ट्वाइस, ये है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूले के साथ साथ इसका यूज कहाँ होता है और किसके अंदर पाया जाता है। देखिए टोमेटो के अंदर इसे पाया जाता है, टमाटर के अंदर ये पाया जाता है, और ये जितने भी रस्टिंग लगे हुए कपड़े होते हैं तो उनकी रस्ट को कपड़ों पर से हटाने के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप लोहे की किसी भी चीज पर अपने कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं, गीले कपड़े, तो उस पर एक लोहे की जंग लग जाती है, कपड़ों के ऊपर एक इंप्रेशन आ जाता है। तो उस इंप्रेशन को दूर करने के लिए टमाटर से उसको जो है साफ किया जाता है। टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड उस गंदगी को, उस जंग को दूर कर देता है। और वहीं आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए, वॉशरूम साफ करने के लिए, वहां यूज होता है इसका। और सबसे अच्छा जो यूज है इसका वो है डाइजेशन के लिए। जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो कि खाने को गलाने और पचाने में सहायता करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल समझ गए आप। इसके बाद आता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो पाया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ होता है, और ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है गोल्ड की और सिल्वर की। जितने भी ज्वेलरी मेकर होते हैं, सुनार होते हैं, वो HNO3 का यूज करते हैं ज्वेलरी को बनाने के लिए, गोल्ड और सिल्वर को साफ करने के लिए, या फिर यूं कहें उनके प्यूरिफिकेशन में। अगर 3HCl प्लस HNO3 की बात की जाए, HNO3 की बात की जाए, तो इसको बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड। ये किंग ऑफ एसिड जो है ये किसी भी मटेरियल को अपने अंदर गलाने के लिए यूज किया जाता है, किंग ऑफ एसिड। और अगर कंसंट्रेट H2SO4 की बात की जाए HNO3 के साथ, तो ये आयरन के गैल्वेनाइजेशन के लिए। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो पहले गैल्वेनाइजेशन से पहले आयरन को साफ किया जाता है, तो वो साफ किया जाता है H2SO4 प्लस HNO3 के मिक्सचर के द्वारा, ताकि आयरन का अब गैल्वेनाइजेशन अच्छे से हो जाए। गैल्वेनाइजेशन बता ही चुका हूं, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है आयरन के ऊपर। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर की जाती है। ठीक है, इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा यूज है। ऑक्सैलिक एसिड का मैं यूज बता चुका हूं, रस्ट स्पॉट को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर वहीं बोरिक एसिड की बात की जाए, तो ये जो आई वॉश होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने में बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मिक एसिड की बात की जाए, तो फॉर्मिक एसिड जितने भी रेड आंट्स होते हैं, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड आंट हो गई या फिर बिच्छू हो गए, इनके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और फॉर्मिक एसिड अगर बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो बहुत ही ज्यादा जलन होती है। और यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर। जितने मैमल्स हैं, मैमल्स कौन होते हैं, जिनके ईयर जो हैं बाहर को निकले हुए होते हैं, जिनके ब्रेस्ट बाहर को होते हैं, वो मैमल्स होते हैं। तो मैमल्स, फीमेल मैमल्स की बात कर ली मैंने और मैमल्स की बात कर ली। कॉमन मैमल्स के जो ईयर होते हैं वो बाहर को होते हैं, उनके ये यूरिन में प्रेजेंट होता है, वो होता है यूरिक एसिड। तो ये तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, यूरिक यूरिन के अंदर पाया जाता। फॉर्मिक देखिए, फॉर्मिका जो होती है ना, फॉर्मिका का मतलब होता है आंट। फॉर्मिका का मतलब होता है आंट। तो फॉर्मिका
के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक, आंट के अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, मतलब फॉर्मिका के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। देखिए स्ट्रेंथ का मतलब क्या, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कौन कितना वीक एसिड है, तो ये स्ट्रेंथ से पता लगता है। अब जाहिर सी बात है, आपके पास दो एसिड है, एक है HNO3 या फिर H2SO4 और दूसरा एसिड आपके पास CH3COOH, एसिडिक एसिड। अब जाहिर सी बात है एसिडिक एसिड इतना वीक होता है कि आप उसे खा भी लेते हैं, क्योंकि सिरके को खाया जाता है, विनेगर को खाया जाता है। तो एसिडिक एसिड तो हम खाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या हम H2SO4 खाने के लिए यूज कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्या हम HNO3 खाने के लिए यूज कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या हम HCl खाने के लिए यूज कर सकते हैं? जवाब है नहीं। तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो ऐसी है जो इनको खाने योग्य और खाने अयोग्य बना रही है। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कोई ना कोई केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसको स्ट्रॉन्ग बना रही है और वीक बना रही है। तो वो प्रॉपर्टी है इनकी डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी। जो एसिड वाटर के अंदर बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, अपने आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते हैं उनको कहा जाता है वीक एसिड, जैसे कि CH3COOH, H2CO3 या फिर HCOOH, जिसको हम फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये फॉर्मिक एसिड है। वहीं बात करें तो ये क्या है, H2CO3 अभी बता चुका हूं, कार्बोनिक एसिड है। इसका फॉर्मूला पूछा गया है, ध्यान रहे, कार्बोनिक एसिड का, और ये एसिडिक एसिड है, बता ही चुके हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। H2SO4 को एक नाम से और जाना जाता है, गंधक अम्ल। गंधक अम्ल मतलब एसिड ऑफ सल्फर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। H2SO4 या फिर HNO3 की जो प्रेजेंस है वो आप फर्स्ट शोअर जो होता है रेन का, जिसको एसिड रेन के नाम से जाना जाता है, जो सीजनल फर्स्ट सीजन की पूरी पहली बारिश होती है, पूरे सीजन की शुरुआती बारिश होती है, तो उसके अंदर आप जो है HNO3 और H2SO4 को देख सकते हैं, पीले कलर के होते हैं। ये बूंदे जो पीले कलर की दिखाई दो वो समझ लो HNO3 या H2SO4 है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। तो कुछ एसिड जो होते हैं वो हाइड्रो एसिड होते हैं, कुछ ऑक्सी एसिड होते हैं। तो ऑक्सी एसिड वो होते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, और हाइड्रो एसिड वो होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंस होती है। अब आप ये सोचोगे कि हाइड्रोजन तो इनके अंदर भी प्रेजेंस है, इनको हाइड्रो एसिड क्यों नहीं कहा गया? इनको हाइड्रो एसिड इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन आ गई, इनको ऑक्सी एसिड कहा गया। ठीक है, अब आती है बेसिसिटी ऑफ एसिड। देखिए एसिड की जो होती है ना, वो बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी क्या होती है किसी भी एसिड की? देखिए आर्सेनियस एसिड की अगर बात करें, पहले आर्सेनियस एसिड की बात करते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। आर्सेनियस एसिड ने ये कहा था कि अगर किसी भी एसिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो अपने H आयन दे देगा। जो ऐसा करे वो एसिड, जो ऐसा ना करे वो एसिड नहीं। तो H+ दे दे, वो उसकी क्या कहलाएगी? बेसिसिटी कहलाएगी। अब देखिए कोई भी एसिड जितने H+ देता है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। सपोज दैट कोई एसिड है जिसके अंदर एक हाइड्रोजन है, उसने लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक H+ देगा, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? एक हो गई। जैसे कि HCl लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक H+ देगा, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? एक हो गई। तो ऐसे एसिड को कहा जाता है मोनोबेसिक एसिड। और वो एसिड जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर दो हाइड्रोजन दें, वो कहलाते हैं डाइबेसिक एसिड, जैसे कि H2SO4, H2CO3, H3PO4। ट्राइबेसिक एसिड वो होते हैं जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर तीन हाइड्रोजन दे, जैसे कि H3 है, ये तीन हाइड्रोजन देगा, तो ये कहलाएगा ट्राइबेसिक एसिड। अब आती है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में हैलाइड ग्रुप जो है, हैलाइड ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। अगर इनका अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो अब ये क्या बनेगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन एस्टेटाइन। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस लगातार बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज बढ़ता चला जाता है। और जो एटम जितना बड़ा होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकालने में उतनी ज्यादा सक्षम या उतनी ज्यादा ताकत रखता है। तो इससे ये पता चलता है जो जल्दी से H+ दे दे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर वो अच्छा एसिड होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर हाइड्रोजन एसिटाइन ये बहुत जल्दी
H+ दे देते हैं क्योंकि इनका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन को एकदम से रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर रहते हैं। क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो बॉन्ड बनाकर रखेगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्योंकि एसिटाइन या हाइड्रोजन आयोडाइड की जो प्रॉपर्टी होती है थोड़ी मेटेलिक प्रॉपर्टी आने लगती है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता इनके बीच में, इसलिए ये अच्छे से H+ देने की टेंडेंसी रखते हैं। जो जितनी जल्दी H+ दे दे वही उतना अच्छा आर्सेनियस एसिड कहलाएगा। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के मुकाबले हाइड्रोजन आयोडाइड एक अच्छा है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। वही अगर बात करेंगे कुछ दूसरे एसिड्स की, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 HNO3, या फिर बात करें एसिटिक एसिड की, तो इन सब में जो स्ट्रॉन्ग होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसको बोलते हैं नमक का तेजाब, और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रोजन का अम्ल। और वहीं बात करें H2SO4 की, तो ये होता है सल्फर का अम्ल, सल्फर का एसिड। तो सबसे ज्यादा होती है HCl की, फिर HNO3 की, फिर H2SO4 की, फिर एसिटिक एसिड की। अब यहाँ पर आते हैं कॉमन यूजेस ऑफ एसिड। एसिड के कॉमन यूज देखने वाले हैं, जैसे कि HCl। तो HCl देखो इतने सारे यूज है, लेकिन हम इसमें काम के यूज देखेंगे। पहला यूज तो यह है कि इसको बाथरूम क्लीनर के लिए यूज करते हैं, और दूसरा है इसको जो डाइजेशन होता है उसके अंदर ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। ये हमारी जितनी भी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर पाया जाता है HCl। तो ये बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। HNO3 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो है जितने भी विस्फोटक होते हैं ना, जितने भी एक्सप्लोसिव मटेरियल होते हैं, जैसे कि ट्राइनाइट्रोटोलुइन हो गया, ट्राइनाइट्रोफिनोल हो गया, या फिर डायनामाइट हो गए, वो सारे के सारे HNO3 के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो जितने विस्फोटक का नाम आ जाए और आपसे पूछे कि किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो HNO3 ऑप्शन होगा, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। और साथ में फर्टिलाइजर भी की तरह भी काम करता है HNO3, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में उपस्थित रहती है, जो कि एक बहुत अच्छा पोषक तत्व का काम करती है पेड़ पौधों के लिए। तो आपको इसमें पता लग गया है कि फर्टिलाइजर और एक्सप्लोसिव की तरह यूज करते हैं ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोफिनोल या फिर पिक्रिक अम्ल, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। साथ में नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको डायनामाइट भी बोलते हैं। आपसे पूछ सकता है डायनामाइट को क्या कहते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। ध्यान रहे, नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से जाना जाता है डायनामाइट को। अगला एसिड है H2SO4। तो H2SO4 जो यूज किया जाता है जितनी भी लेड बैटरीज होती हैं, देखिए बैटरी के ऊपर लिखा हुआ रहता है लेड बैटरी, तो आप देख लें जिसके अंदर जितनी भी लेड बैटरी होती हैं उनके अंदर H2SO4 का यूज किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो लेड बैटरी में इसका यूज किया जाता है, और बस ज्यादा कुछ खास नहीं है इसका और यूज। बोरिक एसिड का तो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है, ये भी इतना खास नहीं है। फॉस्फोरिक एसिड का यूज किया जाता है। जो फॉस्फोरिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट होते हैं ना, वो बोन्स बनाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसमें बस इतना ही। और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का अच्छा सोर्स होता है, विटामिन सी के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड जो होते हैं वो सारे के सारे जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो ये फ्लावरिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। सिमिलरली इसका एसिडिक एसिड का भी यूज है, फ्लोरिंग एजेंट और फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड मैंने बताया रखा था इमली के अंदर पाया जाता है और ग्रेप्स के अंदर पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा खट्टा होता है, और जितने भी पिकल होते हैं, अचार होते हैं, उनके अंदर इसका ही इस्तेमाल किया जाता है खट्टा करने के लिए। तो यहाँ पूरा खत्म हो जाता है एसिड, और कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड को डिफाइन करते हैं कि ये चीज एसिड है। तो यहाँ एसिड के हमने सबसे पहले एसिड जान लिया, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट समझ लिया, और लुइस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोरी के बारे में थोड़ा जिस सिर्फ जर्नल ओवरव्यू किया गया है। फिर वहां पर कॉमन यूजेस ऑफ एसिड देखे गए हैं, उसके साथ में जो इंडिविजुअल यूजेस हैं एसिड के वो देखे गए हैं, प्रॉपर्टीज देखी गई है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब पता लगाया गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में पता लगाया था। अब यहाँ पर कुछ इंडिकेटर हैं जो ये बताते हैं कि एसिड जो है उनके साथ क्या करने वाला है। अगर ब्लू लिटमस पेपर की बात करें तो हम ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और मिथाइल ऑरेंज जो होता है उसका रंग ये पिंक कर देता है। एसिड मिथाइल ऑरेंज का रंग पिंक कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फिनोल्फ्थालीन पर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है एसिड। ये होने के बाद अब आती है बात बेसिस की। बेस क्या होते हैं? तो जिस तरह से हमने वहां पर डेफिनेशन पढ़ी थी वही डेफिनेशन यहाँ भी पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो बेस की पहली जो जर्नल भाषा होती है वो समझ लेते हैं।
आपको बेस यही सिखाया हुआ होता है बचपन से। वो सभी पदार्थ, ये वो सभी सब्सटेंस बेस हैं जो बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं और तीखे होते हैं। तो जितने बिटर होते हैं और तीखे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। और बेस की ये प्रॉपर्टी होती है, वो रेड लिटमस पेपर को फिर से ब्लू कर देता है। ब्लू को रेड कर रहा था एसिड, तो रेड से ब्लू कर देगा बेस, उल्टा करता है इसका। कुछ इंडिकेटर की प्रॉपर्टीज यहां पर भी है बेसिस की, जैसे हमने ऊपर चेक की थी। तो ये रेड लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, बेस ब्लू कर देते हैं, और मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से येलो कर देते हैं। जबकि एसिड जो थे मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से पिंक कर रहे थे, और बेस मिथाइल ऑरेंज को ऑरेंज से येलो कर रहे हैं। फिनोल्फ्थलीन पे एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बेस का इफेक्ट पड़ता है। ये कलर रेस टू पिंक हो जाता, ये पिंक कलर दे देता है फिनोल्फ्थलीन बेसिस के साथ। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर प्रॉपर्टीज थी बेसिस की। तो वहीं बेसिस की अब पढ़ते हैं कुछ वैज्ञानिकों ने जो प्रॉपर्टीज बताई हैं, कुछ डेफिनेशंस बताई हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले आर्हेनियस की बात करते हैं। तो आर्हेनियस ने एसिड के बारे में ये कहा था कि जो लिक्विड सॉल्यूशन में H+ देते हैं वो एसिड। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा जो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर OH- दें वो सभी के सभी बेस। अब चूंकि सारे के सारे बेस लिक्विड सॉल्यूशन में OH- नहीं देते, क्योंकि बहुत बेसिस के अंदर OH- होता ही नहीं है। तो कुछ बेस, या फिर यूं कहें बहुत सारे बेस ऐसे हैं जो OH- नहीं देते लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। तो फिर उनकी डेफिनेशन किस तरह से दी जाए, तो उनकी डेफिनेशन आगे ब्रोंस्टेड लोरी ने दी। ब्रोंस्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने वहां पर कहा था एसिड के अंदर जो प्रोटॉन डोनर हो वो एसिड कहलाएंगे। तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो यहां पर कह सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाले को क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। तो ब्रोंस्टेड लोरी हो गया, आर्हेनियस हो गया। इसके बाद में लुईस आए थे। लुईस ने वहां पर क्या कहा था, लुईस ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे वो एसिड। तो यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे वो बेस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले को बोलते हैं बेस, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरीज हमने पढ़ ली, जनरल ओवरव्यू देख लिया बेसिस का। अब आता है, अब कुछ और देख लेते हैं इसके बारे में, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में, सब कुछ देख लेते हैं डिटेल से। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑक्साइड किसको बोलते हैं और हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं। देखिए, अगर कोई भी एटम या फिर यूं कहें किसी भी मेटल के साथ OH लगा हुआ हो तो इसको बोलते हैं मेटल का हाइड्रोक्साइड। और अगर मेटल के साथ ऑक्साइड लगा हुआ हो तो इसे बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड हो गए। अब देखिए मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। मेटल की प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रॉन देने की होती है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। और हाइड्रोक्साइड हुआ, इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, या फिर ऑक्साइड हुआ, इसकी प्रॉपर्टी भी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। तो यहां से आप क्या समझते हैं, यहां से आप ये समझते हैं कि अगर मेटल ने हाइड्रोक्साइड को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाइड्रोक्साइड ने मेटल से एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको लिक्विड के अंदर डाल दिया जाए तो OH- दे देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक बेस हो गया, और ऐसा बेस जो कि लिक्विड में सोल्यूबल है। तो ऐसे को बोलते हैं, ऐसे मेटल के हाइड्रोक्साइडों को बोलते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड बेस। और ऐसे ही मेटल के ऑक्साइड होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड भी क्या काम करते हैं, बेस का काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख लें, मेटल के हाइड्रोक्साइड और मेटल के ऑक्साइड दोनों ही बेसेस बनाते हैं। अब इनके कुछ बेस जो होते हैं वो लिक्विड में सोल्यूबल हो जाते हैं, और बहुत सारे बेस जो होते हैं लिक्विड में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो जो लिक्विड में सोल्यूबल हो जाते हैं उनको बोलते हैं एल्कलीज बेस, और जो सोल्यूबल नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन एल्कली बेस। अब जाहिर सी बात है सारे के सारे बेस लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे एल्कली बेस जो हैं वो बेस तो हैं, लेकिन सारे बेस क्या एल्कली हैं ऐसा नहीं कह सकते। अब ऐसे क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सारे के सारे बेस जो है लिक्विड के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, अब इसके बाद आती है स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। जैसे हमने वहां एसिड की स्ट्रेंथ देखी थी, तो यहाँ ऐसे हम देख रहे हैं बेस की स्ट्रेंथ। तो वहां पर हमने एसिड की स्ट्रेंथ को बताया था कि जो एसिड लिक्विड में जितनी अच्छे से सोल्यूबल हो जाता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसी तरह से आप यहाँ पर भी बोल दीजिए, जो बेस लिक्विड के अंदर बहुत अच्छे से सोल्यूबल हो जाता है वो उतना ही अच्छा बेस कहलाता है।
मतलब बहुत अच्छे से डिसोसिएट हो जाना चाहिए लिक्विड के अंदर। तो NaOH KOH ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं क्योंकि ये लिक्विड के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड के अंदर Na+ और OH- दे करके एक इलेक्ट्रोलाइट बना लेता है जो कि एक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो ये इतने अच्छे से सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए ये वीक बेस हैं। इसके बाद हमने वहां एसिड की बेसिसिटी पढ़ी थी, तो बेस की क्या पढ़ेंगे, एसिडिटी पढ़ेंगे। तो एसिडिटी किसकी होती है, बेस की होती है। तो बेस की एसिडिटी होती है जो ये बताती है, देखिए एसिड में हमने क्या कहा था, हमने एसिड की बेसिसिटी बताई थी और ये कहा था कि वो एसिड जो H+ जितने दे दे वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। तो मतलब यहां पर हम ये क्या कहेंगे कि वो बेस जो सॉल्यूशन के अंदर, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जितने ज्यादा OH- देगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी किसकी होती है, बेस की होती है, और बेसिसिटी किसकी होती है, एसिड की होती है। अब एक बेस जिसके अंदर OH एक ही है, तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर तो ये एक OH ही देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, एक हो गई। अगर ये 2 देता तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाती, 2 हो जाती। जैसे कि NaOH की अगर बात करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एक OH ही देगा। वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर 2 OH देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो एसिडिटी हो गई वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वो 2 हो चुकी है। ठीक है, अब आता है pH स्केल, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH स्केल मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो आप यहां से pH स्केल के थ्रू आपको pH स्केल से इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिल जाती हैं। pH स्केल की जो वैल्यू होती है माइनस के लोग H+ होती है, इसको OH- की टर्म में भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो pH जो है माइनस के लोग H+ होती है। अब इससे क्या रिजल्ट निकलते हैं, सबसे पहला रिजल्ट ये निकलता है जिसकी pH 7 हो, जिसकी pH 7 हो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जितने उसके अंदर पॉजिटिव आयन है उतने ही उसके अंदर निगेटिव आयन है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन न्यूट्रल हो चुका है। लेकिन अगर किसी की वैल्यू pH 7 से ज्यादा हो तो वो सॉल्यूशन कहलाता है बेसिक सॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है कि उसके अंदर OH- या फिर निगेटिव आयन जो है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉजिटिव की वजह से, पॉजिटिव के कंपैरिजन में। तो उसकी जो होगी pH जो होगी 7 से ज्यादा होगी। तो जितने भी बेस होते हैं उनकी pH 7 से ज्यादा होती है, और 7 से कम जिसकी pH होती है वो सारे के सारे एसिडिक कहलाते हैं। तो जिसकी जो एसिड होंगे उनकी pH की वैल्यू कितनी होगी, <7 होगी, और जितने बेस होंगे उनकी pH की वैल्यू कितनी होगी, <7 होगी। और न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो होती है pH 7 होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ लिक्विड दिए गए हैं और उनकी pH की वैल्यू दे रखी है। तो देखिए लेमन जूस जितने भी होते हैं, लेमन जूस बहुत ही ज्यादा खट्टे होते हैं, तो जाहिर सी बात है एसिड है, और एसिड की वैल्यू क्या होती है, pH की <7 होती है। क्योंकि बहुत ज्यादा खट्टे हैं तो इसकी वैल्यू 2.5 होती है। वहीं वाइन की अगर बात करेंगे तो 2.8 होती है, एप्पल जूस की 3.0 होती है, विनेगर के 3.0 होती है, और यूरिन के अंदर जो पाया जाता है यूरिक एसिड उसकी 4.8 होती है, कॉफी की 5.0 होती है, सैलिवा की, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। सैलिवा जो कि हमारे मुंह के अंदर होती है उसकी pH की वैल्यू कितनी होती है, उसकी होती है 6.5, जो ये बताती है कि सैलिवा एक एसिडिक होती है। तो सैलिवा कैसी होती है, एसिडिक होती है। मिल्क भी एसिड होता है क्योंकि हम बात कर चुके हैं मिल्क की। मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, ml, मिल्क के अंदर पाया जाता है लैक्टिक एसिड, मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ब्लड की जो होती है वो <7 होती है, तो ब्लड जो होता है एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। प्योर वाटर की अगर बात करें तो प्योर वाटर की इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखें 7 होती है न्यूट्रल वाटर की। और सी वाटर के अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं तो ये सॉल्टी होता है, मतलब <7 आएगी इसकी वैल्यू pH की। टूथपेस्ट के अंदर भी साल्ट मिला दिए जाते हैं बहुत ज्यादा, उसकी वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती है 9.0। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी भी 10.5 होती है क्योंकि ये बहुत अच्छा बेस है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं, उनके यूजेस हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का यूज कहाँ करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड NaCl का यूज तो पहली बात आपको पता ही है, घर में यूज किया जाता है। और HCl जो बनता है
तो उसको बोलते हैं नमक का तेजाब। मैं आपको बता ही चुका हूँ नमक का तेजाब होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन में इसका यूज किया था सोडियम क्लोराइड का, और घर में खाने में इसका यूज भी किया जाता है। सोडियम आयोडाइड का यूज कहाँ किया जाता है? जितने भी घेंगा रोग होते हैं, गोइटर होता है, उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए सोडियम आयोडाइड का यूज करते हैं। अब कहते नहीं कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, तो आयोडीन किसके अंदर पाया जाएगा? हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर पाया जाएगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है? घेंगा रोग जो होता है, जो गले में टॉन्सिल वगैरह हो जाते हैं, गोइटर हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सोडियम आयोडाइड का यूज करते हैं। अगर वहीं सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं इसको, इसको वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास में भी यूज किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ है? वॉशिंग सोडे के रूप में। कपड़े जो धोते हैं, सोडा डालते हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। अब आता है सोडियम बेंजोएट, तो ये इतने अच्छे नहीं है, ये इतना खास नहीं है। और पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है KNO3 होता है। पोटेशियम नाइट्रेट के अंदर पोटेशियम भी है और नाइट्रोजन भी है, तो ये एक फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करेगा, तो ये फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करता। अब आगे देख लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है? वाटर को रिमूव करने वाला एजेंट है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? CaCl2। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये लाइमस्टोन कहता, इसको लाइमस्टोन बोलते हैं, मतलब पत्थर वो जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है, और मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं। एक तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और दूसरा बनता है इसके थ्रू जिप्सम। तो आपसे जिप्सम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ लेता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। आपको ये ध्यान रखना है कि 2H2O होता है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में 2 पहले आ जाता है। कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ये 2 यहाँ पर भी दिखाई देता है कि हाफ H2O। कभी कभी यहाँ अगर 2 नहीं होगा तो यहाँ पर हाफ H2O के रूप में होगा, तब फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। तो आपको ध्यान रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, या फिर 2 कैल्शियम सल्फेट और H2O। देखिए 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे कैल्शियम सल्फेट से तो यहीं पे आएगा 2। तो आपको ध्यान रखना है 2 CaSO4 इंटू 1H2O, या फिर 1/2 H2O और कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल चलेंगे तो 1 कैल्शियम सल्फेट चलेगा, और यहाँ पर 2 कैल्शियम सल्फेट चलेंगे तो 1 वाटर का मॉलिक्यूल चलेगा, उल्टा रहता है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दें। कैल्शियम फास्फेट ये फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होगा CaOCl2। तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का, एक तो पहली बात इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछा जाएगा। दूसरी बात, इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या पूछ सकता, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या आ जाएगी इसके अंदर 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है। कैल्शियम का कितना होता है? +2। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 प्लस के 2Cl बराबर 0। तो 2 से 2 कट गया, 2Cl बराबर 0, मतलब Cl बराबर 0। तो Cl की ऑक्सीडेशन संख्या भी पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। और ब्लीचिंग पाउडर क्यों ब्लीचिंग की तरह काम करता है? क्योंकि इसके अंदर नवजात ऑक्सीजन पाई जाती है, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन होती है, इसलिए ये ब्लीचिंग की तरह काम करता है। अब आता है एलम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है उसको एलम बोलते हैं। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2Al2SO4, तो ये होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको हम बोलते हैं एलम। तो ये वाटर के प्यूरिफिकेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। वाटर के अंदर जिसके अंदर धूलधानी होती है, वाटर के अंदर गंदगी होती है, उसके अंदर जब एलम डाल दी जाती है तो कोएगुलेशन की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर गंदगी होती है, वो गंदगी जो है मेटल के आयंस, क्योंकि पोटेशियम मेटल एल्यूमिनियम मेटल, तो इनके मेटल के आयन के साथ चिपक कर नीचे को बैठ जाती है गाद के रूप में, ऊपर हो जाता है साफ पानी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के अंदर यूज किया जाता है। अब आता है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सम हाउस होल्ड सब्सटेंसेस। जो घर में कुछ सामान होते हैं तो उनके एसिडिक और बेसिक नेचर की बात करने वाले हैं। तो आपको पता होगा बेसिक को हम एल्कलाइन भी बोलते हैं और एसिडिक।
जो बाथरूम एसिड होता है एसिडिक होता है, और विटामिन सी टैबलेट जो होती हैं वो भी एसिड होती हैं। लेमन जूस ये भी एसिडिक होता है, ऑरेंज जूस ये भी एसिडिक होता है, टोमेटो जूस ये भी एसिडिक होता है, और विनेगर जूस ये भी एसिडिक होता है, फिर विनेगर। और फिजी ड्रिंक जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी एसिड होती हैं, खट्टी होती हैं। बेस की अगर बात की जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आंटा एसिड बोलते हैं, तो आंटा एसिड किसको बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। टूथपेस्ट ये भी बेसिक, सोप सॉल्यूशन और डिटर्जेंट सॉल्यूशन ये भी बेसिक, सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा ये भी बेसिक, और स्लैग्ड लाइम या फिर व्हाइट वॉश ये भी क्या होता है? ये भी बेसिक होता है। स्लैग्ड लाइम किसको बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम बोलते हैं CaOH के होल ट्वाइस को। तो ये स्लैग्ड लाइम है, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के अंदर, पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको ये पसंद भी आई और आप अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।